So hello friends, welcome to EduTap. So in the topper series of PFRDA Grade A Examination 2022, today we have with us Mr. Guneet, who has recently cleared this examination. So Guneet, first of all, welcome to EduTap, and I congratulate on behalf of Team EduTap for achieving this milestone. Thank you, sir. So Guneet, first of all, do let me know what was your first reaction when you saw your name in the holy PDF released by PFRDA. सर एक्चुअली पहले मेल आ गया था ईमेल पे। तो जैसे ही मैंने मेल देखा टूट गया कि चलो हो गया करके फाइनली। तो उसके बाद फिर घर पे सबको बताया, सब कुछ थे, सब राइट, मतलब अच्छा ही था ओवरऑल माहौल तो घर पे। तो आपको ऐसा बिलीव हुआ कि मेल सही है, या कई बार हमें लगता है अरे सही भी है कि नहीं, फेक तो नहीं है, कहीं मेरे पास ऐसा मेल आ रहा है। नहीं सर, लग तो रहा था कि हो जाएगा करके, मतलब एग्जाम हुआ तो अच्छा गया था, बट यही था कि रिजल्ट काफी टाइम से नहीं आया था, 2-3 महीना हो गया था रिजल्ट डिक्लेयर राइट, नहीं हो रहा था। तो एक वो तो था, तो पर जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा कि समथिंग फ्रॉम रिक्रूटमेंट डॉट पी एफ आर डी ऐसा आईडी से कुछ आया है, मुझे अच्छा, लग गया कि हाँ यार हो गया है ऐसा करके। फिर उसके बाद खोल के मैंने देखा तो फिर था, इट इज राइट, गुड। बढ़िया। तो गुनीत, अपने बारे में कुछ बताइए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में या प्रिपरेशन जर्नी के बारे में। सर, आई हैव डन माय बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम एनआईटी रायपुर, ओके, एंड देयर आफ्टर फिर वही रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम दे रहा था और प्रिपेयर कर रहा था। लास्ट ईयर मैंने मतलब सेबी के लिए भी अपीयर किया था, इंटरव्यू तक गया था। यही है बस सर। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सेबी का एक्सपीरियंस हो पीएफआरडी में कहीं ना कहीं काम आया, राइट। हाँ सर, काफी काम आया क्योंकि ऑलमोस्ट 90-95% सिलेबस सेम है। बस एक पेंशन सेक्टर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आता है पीएफआरडीए में, बाकी तो 6 सब्जेक्ट जो है वो सारे सेम ही है। तो वो काफी काम आया, उसका एक्सपीरियंस, उसमें जो गलतियां की थी वो यहाँ पे नहीं की। तो इस कारण सिलेक्शन हो गया उसमें, मतलब बहुत माइन्यूट मैंने गलतियां की थी जो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो हमारे कंट्रोल में थी करके। तो उन सब पे राइट, वर्क किया थोड़ा, तो काम आया वो फिर काफी। राइट। तो गुनीत, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं इन एग्जाम्स के लिए, राइट। तो मैं क्या समझूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट रहे बचपन से ही, और मतलब काफी इजी था आपके लिए क्लियर करना, या आप एक एवरेज नहीं मीडियोकर एस्पिरेंट ही रहे हैं। सर, नॉर्मल ही था, मतलब जो 90% कैटेगरी वाले रहते हैं जैसे उस कैटेगरी में था, बट एकदम ऐसा नहीं था कि फर्स्ट सेकंड आ गया, वैसा नहीं था। नॉर्मल जैसे सब रहते हैं वैसे ही था। बाकी ये था कि मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट बहुत था, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स मतलब मुझे काफी पसंद थे, तो मैं बहुत पढ़ता था इनके बारे में अलग से भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। और ये वो तो मैं कुछ ना कुछ इनके बारे में पढ़ता ही रहता था अपना सारी टाइम में। तो इनमें काफी इंटरेस्ट था, तो वो एक मुझे लगता है कि वो फैक्टर मुझे थोड़ा हेल्प किया इस एग्जाम में पर्टिकुलरली, क्योंकि काफी ये एग्जाम रिवॉल्व करता है वही फाइनेंस इकोनॉमिक्स, ये सब के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो उसमें मुझे काफी हेल्प मिली इस चीज से, मतलब मेरे इंटरेस्ट के कारण। और बाकी तो वही है सर, जैसे सब प्रिपेयर करते हैं वैसे ही करना पड़ता है सबको। जो सबको बेसिक चीजें सबको सही करनी पड़ती है, टेस्ट बनाने पड़ते हैं, सिलेबस पूरा कवर करना पड़ता है। तो गुनीत, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, कितने लोग हैं आपके फैमिली में, कितने मेंबर्स हैं, कितने सिबलिंग्स हैं आपके। सर, मेरे फैमिली में मम्मी पापा और एक मेरी बहन है और दादी है। और फिर ऐसे जॉइंट फैमिली भी है बेसिकली, मतलब। तो बाकी मेरे पापा एक्चुअली अकाउंट्स के टीचर है, कॉमर्स के, तो वो हायर ओके। स्टैंडर्ड्स में पढ़ाते हैं। और मम्मी भी एलआईसी में है। तो ऐसा ही है। तो आपने जब अपनी बीटेक कंप्लीट की, उसके बाद ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि आप बहुत अच्छे कॉलेज से हैं, लोग आपके फ्रेंड्स का कैंपस प्लेसमेंट भी हो रहा होगा, बहुत सारे लोग वर्किंग भी होंगे, फॉरेन में भी होंगे, तो एक वो पीयर प्रेशर नहीं था आपके ऊपर कि यार मुझे भी कुछ करना है, मैं प्रिपरेशन में जा रहा हूँ, मतलब काफी टाइम मेरा यहाँ वेस्ट हो रहा है, ऐसे कुछ फीलिंग नहीं आती थी आपके मन में। सर, एज सच नहीं आती थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फाइनेंस में जाना है। और उसमें भी पर्टिकुलरली मेरा ये टारगेट था कि किसी रेगुलेटरी बॉडी में जाना है, क्योंकि मुझे एक आइडिया था कि इनमें काम क्या होता है, कैसा होता है करके। तो एक इस चीज का मुझे मतलब एक आइडिया था, और ये था कि यार मुझे मेरे मन से करना है, मतलब तो भले लगे टाइम तो लगे, बट हाँ ये हो जाता है कि जब आप लंबा हो जाते हो प्रिपरेशन में, 1-2 साल हो जाता है, तो थोड़ा सा तो आता है प्रेशर कि लगता है यार अब जल्दी से कुछ हो जाए करके। बट वही है कि वहां पे अपने दोस्तों से बात करो, उनसे पूछो, तो काम हो जाता है बेसिकली आदमी को। राइट। और अगर मैं बात करूं डिस्ट्रैक्शंस की, तो आपकी लाइफ में कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शंस रहे? आजकल तो डिस्ट्रैक्शन हम मोबाइल के फॉर्म में हाथ में लेकर ही घूमते रहते हैं, राइट। हम कुछ भी ओपन करें, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो मतलब इन सब से आपने खुद को कैसे दूर रखा, या किस तरीके से आपने प्लानिंग की कि मुझे इस तरीके से फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। सर, मैं बेसिकली फेसबुक तो मैं चलाता ही नहीं था, मतलब मैंने अकाउंट ही नहीं रखा उसमें। इंस्टाग्राम कभी कभार चला लिया, ऐसा टाइप का था। बाकी मैं ट्विटर बहुत चलाता था पूरे उसमें।
और ट्विटर में मोस्टली मैं थोड़ा फाइनेंस इकोनॉमिक्स ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहां पे मैं उनको फॉलो करता था। तो मतलब मेरा जो ये था कि जो भी अगर मैं डिस्ट्रैक्शन कुछ हो भी रहा है ट्विटर पे, तो वो भी ये था कि वो फाइनेंस या इससे रिलेटेड ही था, तो कहीं ना कहीं मतलब एकदम ऑफ द ट्रैक नहीं था कुछ। सो ये सबसे। और हाँ ये है कि सोशल मीडिया कम यूज करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि टाइम काफी वेस्ट हो जाता है उसमें। और जितना बच के चले उससे, अभी एटलीस्ट ऑन प्रिपरेशन स्टेज, ये सिर्फ उसको अपने काम के लिए अपने बेनिफिट के लिए जैसा यूज कर सकते हैं। लाइक मैं यूट्यूब यूज करता था काफी, तो उसमें मुझे ये होता था कि कहीं ना कुछ ना कुछ वीडियो पॉपअप हो जाता था एग्जाम से रिलेटेड या ये, तो उसको देख लिया। कुछ एमसीक्यूज कहीं अगर आ रहे हैं, कोई सॉल्व करा रहा है, आप ही के चैनल पे मैंने कई वो देखे तो वो देख लिया। तो ये ऐसा चीजों के लिए मतलब ज्यादा यूज होता था। बाकी चिल करने के लिए ओटीटी वगैरह भी देख लेता था। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें यूज नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया, ये तो जनरली हम सभी जानते हैं, बट उस चीज से बचा कैसे जाए? मतलब ये जो सोल्यूशन है किसी के पास है नहीं, तो मतलब बहुत ही रेयर लोगों के पास है, इससे बचा कैसे जाए खुद को? तो उस चीज को आपने कैसे टैकल किया? और मैंने ऐसा टैकल नहीं किया, मैंने तो यूज किया है काफी, मतलब ठीक ठीक यूज किया है। पर ये किया कि जैसे मैंने ट्विटर काफी यूज करता था, दिन का 1-1.5 घंटा तो आराम से। तो बट उसमें ये था कि मैंने उनमें जिन लोगों को फॉलो किया था वो सब फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही कुछ लिख रहे थे, या इंडिया की इकोनॉमी पे लिख रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे लिख रहे थे आर्टिकल्स, या अपने व्यूज रख रहे थे। तो ये था कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड ही था एक तरीके से, मतलब एग्जाम और उसके मतलब उस ओरिएंटेशन में ही था। तो इसलिए हो सकता है ना कि वो, मुझे नहीं लगा कि वो मैंने मिसयूज किया या टाइम वेस्ट किया वहां पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके ना बैक ऑफ द माइंड में चीजें रहती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कई चीजें ऐसा बन जाती है इन सब का, अगर आपको पता हो तो इसलिए मैंने मतलब यूज तो किया है। इंस्टाग्राम वगैरह को मैंने मतलब यही था कि दिन में 10 मिनट चला लिया, 15 मिनट चला लिया, उससे ज्यादा क्या ही है, फिर रील्स ही आती है बस। तो इसका कोई यूज नहीं है। राइट। तो अगर गुनीत हम बात करें लव लाइफ की, राइट, तो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे लोग जनरली बात करना भी नहीं चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा ड्यूरिंग प्रिपरेशन या कॉलेज में या कॉलेज के बाद जिसने आपको सपोर्ट किया या आपकी वीकनेस बना या स्ट्रेंथ बना? तो ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में? सब मेरी फैमिली थी जो थी घर पे, मम्मी पापा, ओके। बहन, बाकी घर वाले, बस। ऐसा तो कुछ नहीं था। फैमिली वाले सबसे बड़ा सपोर्ट होती है। राइट। और अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर मत हो तो आप और अच्छा परफॉर्म करते हो, जो मेरे साथ हुआ मतलब बेसिकली। सही, बिल्कुल सही है। और गुनीत अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, तो अगर हम बात करें फेज वन प्रिपरेशन की, तो फेज वन में क्योंकि पेपर वन आप बीटेक से है तो आप जनरली कॉन्ट रीजनिंग और इंग्लिश सब में तो कोई ज्यादा इशू हुआ भी नहीं होगा आपको, राइट, क्योंकि क्वालिफाइंग पूरा फेज वन ही क्वालिफाइंग है, तो उसमें ऐसा जितना बहुत ज्यादा इशू नहीं हुआ होगा। तो अगर हम बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू आपने किस माइंडसेट से प्रिपेयर किया था कि आपको फेज टू देना है, या आपने फेज वन और फेज टू की अलग अलग प्रिपरेशन की थी? सर इसमें तो फेज 2 के हिसाब से ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। और अल्टीमेटली जो मैटर करेगा वो आपका फेज 2 का नंबर मैटर करेगा। एंड सो आप प्रिपरेशन ऐसा रखिए कि फेज 1 को आप एज अ मॉक दे के आइए बस, कि अगर फेज 2 में ऐसा पेपर आ गया तो क्या रहेगा, वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो रही है फेज 1 में तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए सेकंड फेज में जाने से पहले। और पेपर 1 की जो बात है फेज 1 की, तो उसमें ये था कि जनरली ये जो रेगुलेटरी बॉडीज सेबी हो गया, ये हो गया, ऐसे एग्जाम्स में क्या है कि वो पहले से बता देते हैं कट ऑफ क्या, इसमें नहीं बताया था, बट जनरली वो बहुत लो एंड पे रहता है, तो वो निकल जाता है बेसिकली। आपको ऐसा आरबीआई जैसा या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी वगैरह जैसा आपको वो नहीं करना पड़ता कि आपका क्वांट एप्टी बहुत ज्यादा एकदम लेवल पे होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए, बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये पेपर 1 निकल जाता है। और फेज 2 का ही पूरा गेम है पेपर 2 का। तो जैसे कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से रहे हैं, बीटेक आपने की है, तो उसके जब आपने अकाउंट्स देखा, आपने कंपनी लॉ देखा, आपने कॉस्टिंग देखा, तो आपको ये नहीं लगा मुझसे मुझसे कैसे हो पाएगा, मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, तो आपने उनको कैसे प्रिपेयर किया उन कंपोनेंट्स को? सर बेसिकली मैंने अकाउंट देखा, तो मेरे तो पापा अकाउंट्स टीचर है, हम्म। तो मेरे को वो टर्म्स तो पता थे सारे। जब कैश फ्लो की बात होती है, ये सब टर्म्स मुझे मतलब बचपन से सुनते आ रहे थे हम, तो ऐसा है। तो जब मैंने देखा, फिर मैंने देखा आसान ही लग रहा था बेसिकली, कि इतना ज्यादा कुछ लेवल पे पूछ भी नहीं रहा था, एटलीस्ट जब मैंने देखा था। बाद में इन्होंने थोड़ा लेवल अप कर दिया था। बट ये था कि मैंने वही कि एक 12th की बुक उठा ली, 11th 12th की पापा से ले ली, उसको मैंने बैठ के पढ़ लिया। जो नहीं समझ आया कुछ तो पापा से पूछ लिया। और फिर यूट्यूब पे आपके चैनल पे भी काफी वीडियोस थे, फ्री वीडियोस जो रहते हैं, वही मेरा सोर्स थे बेसिकली। और एक थोड़ा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग थी, तो ऐसा डर नहीं लगता था, ये सब सब्जेक्ट से हो जाता था। राइट। तो जैसे अगर हम बात करें, आप बोल रहे हैं आपके फादर अकाउंट्स टीचर है, राइट, तो आपको कितनी हेल्प मिली उनके अकाउंट्स टीचर होने की वजह से? आपने जो कंपोनेंट्स प्रिपेयर किए तो उसमें कितना हेल्पफुल मतलब उनका कंट्रीब्यूशन रहा? तो काफी हेल्प मिली, जैसे कुछ भी अगर मान लो पढ़ते वक्त कुछ डाउट आ गया,
अपना ऐसे ही चले गए उनके पास और बात करते करते ऐसे कुछ पूछ लिया, तो वहां से काफी चीज क्लियर हो जाती है, एक डाउट क्लियर हो जाता है आपका। तो उस सेंस में काफी हेल्प मिली। तो अच्छा ही था, एक तरीके से ये फायदा ही हुआ। राइट, राइट। अगर हम गुनीत बात करें फेज टू की, राइट, तो फेज टू का पूरा गेम है, जैसा कि आपने बताया कि फेज टू के ही मार्क्स जो है वो मेरिट में काउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फेज टू में पेपर वन के पीछे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की आपने प्रैक्टिस की या आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया इस कंपोनेंट को? सर मैं एडवाइस तो नहीं करूंगा कि मेरे जैसा इसमें किया जाए, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं सीधा गया पेपर दे दिया। लिटरली ना मैंने एक टेस्ट सॉल्व किया, ना मैंने एक बार भी टाइपिंग की। बस ये था कि जाने से पहले सुबह सुबह मैं उठ के, कुछ जनरल टॉपिक होते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये ऐसे ऐसे टाइप के जो कॉमन पूछ सकता है, तो उस पे मैंने सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठ के, पेपर 7 8 8 बजे रहता है करीब, तो 5 बजे उठ के मैंने ऐसे 5 10 टॉपिक लिख के रखे हुए थे, और सुबह सुबह उन पे 5 से 5 5 10 10 10 पॉइंट मैंने प्रिपेयर कर लिए कि अगर इनमें से आया तो ऐसे लिखने में, ताकि आपका एक फ्लो तुरंत आ जाए। और बाकी ये था कि वहीं पे जाके लिखा। उसमें एक लॉस भी ये हुआ कि जैसे थोड़ा सा मेरा 10 15 वर्ड कम रह गए थे प्रीसी राइटिंग में। तो बट मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा किसी को कि एकदम डायरेक्ट जाके ऐसा, ये काफी रिस्क हो जाता है इसमें। बट ये था कि मुझे ये था कि मैं लिख तो लूंगा पेपर, मतलब ऐसा मुझे दिक्कत नहीं आती थी लिखने में इंग्लिश वगैरह में। बट ये था कि टाइपिंग रहता है, अचानक से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं होती आपकी, तो आपकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है। राइट, तो राइट। तो अगर पुनीत हम बात करें पेपर टू और फेज टू, राइट, जो कि अगेन सेम ही होता है, अगर हम फेज वन की बात करें या फेज टू की बात करें, पेपर टू कॉमन होता है। तो वहां पर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है कि 40 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, राइट। तो वो एक प्रेशर हमारे माइंड में पहले से ही होता है, जब आपका न्यूमेरिकल होते हैं या कुछ लेंदी क्वेश्चन आ गए तो वहां पे टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उस चीज को आपने किस तरीके से टैकल किया था? सर इसमें ये था कि मैंने लास्ट ईयर जब सेबी का भी दिया था फेज टू, तो उसमें मुझसे कुछ गलतियां हुई थी। लाइक टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती हुई थी, इन द सेंस कि मैं, मेरा ये टारगेट था, मतलब जो मैंने देखा था, एनालाइज किया था कट ऑफ वगैरह और क्वेश्चन के पैटर्न वगैरह से, तो ये था कि अगर आप मोटा मोटा 75 प्लस ले आओ, 75 to 80 प्लस अगर आपका स्कोर आता है, तो देन यू आर ऑन अ सेफ साइड। इस सिलेक्शन के चांसेस आपके काफी हाई हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपने सब बाकी सब चीज पे एटलीस्ट एवरेज तो किया है। तो बट सेबी में मेरे साथ ये हुआ था उस टाइम पे कि मैंने 3 4 क्वेश्चन मार्क किए थे, मार्क फॉर रिव्यू ऐसा कुछ किया था, बट वो सेव नहीं हुए थे। और जब मैं आके देखा तो 4 में से 3 सही उस टाइम पे थे। तो मेरा ये था कि इस बार मुझे सब अच्छे से मार्क करना है, ध्यान देना है, जो जो भी क्वेश्चन आता है एटलीस्ट उसको वो टिक रहना चाहिए, सेव होना चाहिए प्रॉपरली। और ये था कि समहाउ मैनेज करना है कि 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जाम में कैसे भी। क्योंकि अगर उससे आप कम करोगे तो इट इज डाइसी, क्योंकि आपके कुछ गलत भी होंगे ऑब्वियसली, एकदम 100% एक्यूरेसी रहेगी नहीं। काफी सारे क्वेश्चन बहुत क्लोज रहते हैं, ऑप्शन इतने क्लोज रहते हैं कि मतलब इवन आफ्टर एग्जाम यू कैन नॉट टेल कि राइट आंसर क्या था करके। तो ये था कि इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए 45 क्वेश्चन का मेरा एक टारगेट था कि एटलीस्ट उतना करना है। और वहां पे मैंने वो कर लिया, मैनेज कर लिया टाइम। उसके लिए ये था कि एमसीक्यू काफी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, एमसीक्यू सीरीज मैंने ली थी आपकी, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली। तो उससे मेरा ये मैनेज मैनेज हो गया ये बेसिकली ये वाला पेपर, कि 45 क्वेश्चन सॉल्व करने बन गए। न्यूमेरिकल्स वगैरह की काफी प्रैक्टिस की थी, रेशियोज वगैरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, कैश फ्लो वाला आता है एक न्यूमेरिकल, तो ये सब की प्रैक्टिस की थी। बाकी कंपनी लॉ होता है वो काफी आसान होता है, अगर आपको पता है कि उसमें आपको पता है यही क्वेश्चन आने हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूछता है, अगर कहीं पे परसेंटेज कुछ है तो वैसा कुछ पूछता है, तो आपको पता है कि ये 5 10 क्वेश्चन तो ये आप अगर आ गए तो इनको आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम आसान क्वेश्चन है। और ऐसा भी नहीं कुछ आपको बहुत ज्यादा रट्टा मारना है या याद रखना है, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाता है वो। तो उसमें था कि उसमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। तो और फाइनेंस से कुछ करंट अफेयर्स भी आता है। तो अगर, मतलब मेरा तो ये नहीं था कि मैंने करंट अफेयर्स तो पढ़ा नहीं था, तो मेरा ये था कि फाइनेंस के करंट अफेयर्स आएंगे तो मैं उसमें रिस्क नहीं लूंगा फालतू कि मतलब तुक्का मार दिया या वो कर दिया, नेगेटिव नहीं करना है उसमें। तो उसको छोड़ देना है, 5 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो नहीं बनाने वाले होंगे। तो यही सब पे ध्यान देना है। राइट। तो गुरी, जैसा आपने बोला कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से, राइट, सॉरी, फाइनेंस आपका इंटरेस्ट था, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स। तो आपका इंटरेस्ट बाद में डेवलप हुआ या आपने ड्यूरिंग, मतलब आपके बचपन से इंटरेस्ट था, या आपके ड्यूरिंग ग्रेजुएशन डेवलप हुआ आपका इंटरेस्ट फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की तरफ? सब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो पहले से था, जैसे घर पे सब फाइनेंस बैकग्राउंड से ही है, तो बाकी मेजर इंटरेस्ट मेरा ये कॉलेज में ही डेवलप हुआ इकोनॉमिक्स को लेके। तो वहां पे मैंने मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चालू किया, तो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना चालू किया थोड़ा। तो वहां से मुझे काफी इंटरेस्ट आया, फिर मैं काफी ऐसे लोगों को फॉलो कर।
हेलो। हाँ जी गुनीत। हाँ, तो वही सर, ये इकोनॉमिक्स का वही कॉलेज में इंटरेस्ट हुआ डेवलप। तो इसके बाद आपने बीटेक के बाद ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं मास्टर्स करूंगा इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो मुझे और ज्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट की तरफ मैं बढ़ पाऊंगा आगे? सर ऐसा सोचा तो था। हेलो। हाँ जी। हाँ, सर सोचा तो था, बट फिर लगा कि यार उससे पढ़ के ही काफी कुछ पता चल जा रहे हैं, चीजें समझ आ जा रही है, और ऐसे एग्जाम दिख रहे थे। तो मैंने बोला कि उससे ज्यादा ये है कि नॉलेज अगर आ रहा है, डिग्री भले नहीं भी है तो क्या हुआ, नॉलेज आ रहा है, एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, वो मैटर करता है। तो अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, अपने नॉलेज के ऊपर है। राइट। तो अगर गुनीत हम बात करें इंटरव्यू की, राइट, तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और आपने क्योंकि सीबी का इंटरव्यू दिया था, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी था उसके रिगार्डिंग। तो इंटरव्यू में सबसे पहले मतलब कितने पैनल मेंबर्स थे आपके इसमें? सर शायद 4 थे। 4 थे, ओके। यस सर, 4 मेंबर और टोटल। और जनरली क्या हमारे माइंड में एक फोबिया होता है कि इंटरव्यू जो बोर्ड होता है वो बहुत प्रेशर बनाता है, राइट, हमें कहीं ना कहीं हम उसमें पैनिक में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ था आपके साथ जब आप अपीयर हुए थे इंटरव्यू के लिए? नहीं सर, ऐसा इंटरव्यू पैनल तो काफी कॉर्डियल रहता है। आप आपसे आराम आराम से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बारे में जानेंगे। तो ऐसा ये मतलब एक फोबिया ही है एक तरीके से लोगों का, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो काफी काम रहते हैं, काफी कॉर्डियल रहते हैं, काफी सपोर्टिव रहते हैं। आपको आंसर देने देते हैं, अगर आपको नहीं पता होता है कई बार, तो कई बार आंसर तक लीड भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, वो काफी कॉर्डियल रहते हैं। राइट। तो कौन कौन से ऐसे एरियाज थे आपके इंटरव्यू में जो उन्होंने टच किए थे? लाइक आपका बैकग्राउंड भी टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है आपका, राइट, पीएफआरडीए से रिलेटेड हो गया, कुछ करंट इश्यूज से रिलेटेड हो गया, तो ऐसे कौन से एरियाज थे जो उन्होंने टच किए थे? सर मैंने जैसे इसमें जो हमको वो मिला था, सॉर्ट ऑफ रेज्यूमे जो भर भर के हमको देना था, इंफॉर्मेशन जो हमको देनी थी, डैफ बोलते हैं जिसको। तो राइट। उसके अराउंड ही उन्होंने पूछा। मेरे 3-4 फाइनेंस के सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे एनआईएफएम से, तो उसके अराउंड उन्होंने पूछा काफी। और इकोनॉमिक्स मैंने लिखा था कि मेरा इंटरेस्ट है और ये है, तो उसके अराउंड उन्होंने पूछा, डिमांड सप्लाई और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अराउंड पूछे। फिर पेंशन सेक्टर के अराउंड काफी क्वेश्चन पूछे। और मोटा मोटा यही पूछा, थोड़ा बहुत ये भी पूछा कि क्या बोलते हैं, कॉलेज के बाद क्या कर रहे थे, बायोटेक में आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। ऐसा ऐसा मतलब नॉर्मल जो इंटरव्यू में एक आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है। राइट। और कितनी ड्यूरेशन रही आपके पूरे इंटरव्यू की? अराउंड 15-17 मिनट्स। ओके। राइट। सो गुनीत, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे, मॉक टेस्ट के बारे में, राइट। तो मॉक टेस्ट पहले हम बात करते हैं रिटर्न जो आपने मेंस के लिए या प्री के लिए मॉक्स दिया होगा, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू मॉक की, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आपने मॉक्स दिए थे फॉर योर मेंस पेपर 2 के लिए या पेपर 1 के लिए? सर मेंस पेपर 2 के लिए बस दिए थे, प्री के लिए भी नहीं दिए थे। और मेंस के पेपर 1 के लिए भी, जैसा मैंने बताया कि मैं डायरेक्ट चला गया था एग्जाम में, तो इन ओके। दोनों के लिए नहीं दिए थे। बाकी मेंस, हाँ, पेपर 2 के लिए दिए थे, क्योंकि उसमें मुझे पता था कि वो जो मेरी स्ट्रेटेजी है 45 क्वेश्चन वाली, मुझे वो टेस्ट करनी थी कि वो मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और उसमें क्या मेरी एक्यूरेसी आ रही है। तो उसके लिए शायद मैंने 3-4 मॉक्स दिए थे, जहाँ तक राइट। मुझे याद तो उन मॉक्स का सोर्स क्या था गुनीत, मतलब कहाँ से लिए थे आपने मॉक्स? है। सर एड्यू टैब से थे। एक दो शायद उस टाइम पे फ्री थे, और कुछ पेड वाले भी थे, तो एड्यू टैब से ही थे मोस्टली मेरा। राइट। और तो तो आपको मतलब उन मॉक्स को सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा लगा कि मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? हाँ सर, बिल्कुल होता है, क्योंकि मेन यही होता है कि आप कितने क्वेश्चन अल्टीमेटली सॉल्व कर पा रहे हो। ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टोटल आपकी मेरे ख्याल से शायद 4 नहीं 15 सीट थी शायद इसमें। तो राइट। उसके हिसाब से, और काफी कैंडिडेट्स देते हैं, करीब 4 या 5 हजार लोग आपका फेस टू अपीयर कर रहे थे इसका। तो मॉक्स की काफी यूटिलिटी है। अगर आपकी थोड़ा भी इधर उधर हो गया टाइम मैनेजमेंट में, या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पैटर्न में, या गलत क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया, जो छोड़ना था उसको आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो थोड़ा भी 19-20 हो गया तो आप सीधा बाहर हैं, कोई चांस ही नहीं बनता इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो मॉक्स की तो राइट। काफी यूटिलिटी है, स्पेशली फॉर फेज 2। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आपने सोचा है, जो बनाया है, तो उस पर आप टेस्ट कर सकते हैं मॉक में कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा राइट। और अगर हम बात करें इंटरव्यू के मॉक की, तो आपने इंटरव्यू मॉक दिए थे बिफोर योर एक्चुअल इंटरव्यू? रहा। हाँ सर, दिए थे। वो कहाँ से दिए थे आपने गुनीत? सर एक तो एड्यूटैप था, और फिर बाकी एक दो और थे।
राइट। तो जो आपने मॉक इंटरव्यू में जो आपने मॉक दिया था, चाहे वो एडोटैप में हो चाहे कहीं भी हो, तो वो आपको मतलब उसमें उसने कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि मतलब ये मेरे लिए एक वैल्यू एडिशन है, जो कि आपके एक्चुअल इंटरव्यू में जिसने हेल्प की? सर उसमें मॉक में मुझे ऐसा लगता है बेसिकली ये होता है कि अगर आपका मॉक अच्छा गया, आपसे मतलब आपने अच्छे आंसर्स किए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो जाता है इंटरव्यू जाने से पहले, आपको एक वो डर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली बट ये भी है कि आप एकदम एक दो दिन पहले मॉक मत दीजिए इंटरव्यू का स्पेशली, क्योंकि अगर आपका बाय चांस किसी भी कारण से खराब हो गया, कुछ हो गया, आपको आता है या नहीं बता पाए, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। तो बाकी मेरा तो ये था कि दोनों मॉक जितने मैंने दिए थे मतलब वो सारे अच्छे गए थे, तो मैं काफी कॉन्फिडेंस में अंदर गया था, और 5 छः का एक्सपीरियंस भी था, तो वो डर खत्म हो गया था। राइट। तो थैंक यू वेरी मच गुनीत। तो एक लास्ट चीज है जी कि आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? सर ये जो सेबी पीएफआरडी ऐसे एग्जाम होते हैं, ये सब काफी कंसेप्चुअल लेवल पे आपको टेस्ट करते हैं, ना कि फैक्चुअल लेवल पे। तो बस मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहेगा कि फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट्स रादर देन रोट लर्निंग इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो क्वेश्चन ऐसा घुमा के देंगे, आपसे बनेगा ही नहीं वहां पे, अगर आप रोट लर्निंग के पीछे चलेंगे। और स्ट्रैटेजी पे काफी फोकस कीजिए इस पे कि क्या अटेम्प्ट करना है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कैसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है क्योंकि आपका गलत होता है वो ज्यादातर। तो स्ट्रैटेजी पे फोकस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये सब, तो इसी पे मेन फोकस रखिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच गुनीत, आपने अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पे शेयर किया हमारे साथ। और आई विश यू अगेन ऑल द वेरी बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ टीम एडुटैप फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। एंड आप जब भी ज्वाइन करें बस आप टच में रहिए, अपने एस्पिरेंट्स को गाइड करते रहिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी है हमारे। सो थैंक यू वेरी मच गुनीत। थैंक यू सर।